नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जैसा आप देख रहे हैं, डॉक्टर कुमार गणेश हमारे साथ फिर से एक बार हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, लोकसभा 2024 भारत का चुनाव हो चुका। एक्सपेक्टेड था कि भाजपा थोड़ी डाउन आएगी, पर इतनी डाउन आएगी ये नहीं था। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे मंच पे ही डॉक्टर कुमार गणेश ने ये घोषणा की थी कि भाजपा 261 से 288 के बीच लाएगी और भाजपा 244 लाई है। लगभग नियर अबाउट हमारा आंकलन औरों के मुकाबले बहुत ठीक रहा। यहाँ दो बातें और बता दूं। एकमात्र उस समय डॉक्टर कुमार गणेश थे जो ये बता रहे थे कि अयोध्या हार रही है भाजपा, और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। फैजाबाद से लल्लू यादव हार गए। तो आप देखिए कि काफी हद तक हमारे एनालिसिस सही रहे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां बता दूं, हम यहां कोई जस्टिफिकेशन नहीं करेंगे। हम मान रहे हैं कि कुछ एनालिसिस हमारा गलत हुआ है और उसके लिए हम आप सबसे क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन फिर भी यहां मैं बताना चाहूंगा कि हम उन ज्योतिषों से कई गुना बेहतर निकले जो कि दावा कर रहे थे कि बीजेपी 400 पार होगी, जिनमें बहुत बड़े एक संत भी हैं और बहुत सारे गुरु भी हैं और बहुत सारे स्वयं भी ज्योतिष पुरोहित भी बने बैठे थे। उन सबका आंकलन गलत हुआ। लगभग 99% ज्योतिषियों का आंकलन गलत रहा लोकसभा चुनाव को लेकर और आदरणीय मोदी जी को लेकर। खैर, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। हमारी जो गलतियां रही उसके लिए हम एक्सक्यूज मान ही रहे हैं। और आज हमने कुमार जी को इसलिए आमंत्रित किया है कि आज हम बात करेंगे कि भविष्य में एनडीए का क्या होगा। क्या नीतीश और चंद्रबाबू नायडू कहीं इसको दबाव में तो नहीं लाएंगे, या कोई ऐसा पोर्टफोलियो लेना तो नहीं चाहेंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुलकर निर्णय ना ले पाए। जैसा कि आगामी मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन काफी अच्छे देखने वाले होंगे। इंडिया अलायंस का क्या होगा, क्या ये लोग सब साथ में रहेंगे या ये अलग अलग हो जाएंगे, क्योंकि आगामी कुछ दिनों में आप देखेंगे कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। तो इन सब संदर्भों को लेकर अगले एक साल के लिए क्या भविष्य भारत का दिखता है, भारतीय सरकार का दिखता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ज्यादा समय नहीं लेता हूं, बात करते हैं डॉक्टर कुमार गणेश से। डॉक्टर कुमार गणेश, आपका वंस अगेन फिर से स्वागत है। नमस्कार, जय श्री राम। जय श्री राम किशोर भाई, आप और हमारे सभी आदरणीय दर्शकों को आगे बढ़ने से पहले और आपके प्रश्न आरंभ होने से पहले किशोर भाई एक बात कहना चाहूंगा कि हमारी भविष्यवाणी की लोअर लिमिट थी 261। जी, ठीक है। और ये शायद 243, 44, 42 जो भी रहे उसके आसपास रही है। और एनडीए की लोअर लिमिट थी 300 जी, और उसके बहुत पास में ये रही है। बिल्कुल। एक बात और करना चाहूंगा, जैसे जब कहीं के पूरे आंकड़े मिलते हैं तो बड़ी आसानी हो जाती है, जैसे वायनाड में राहुल गांधी का बिल्कुल सही ठहरा मामला। लेकिन रायबरेली में क्या हुआ कि जब हमने अपनी भविष्यवाणी तैयार की तब तक किसी भी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, किसी भी ने। तो पार्टियों की गणना लेकर के बाद में प्रत्याशी जब उतरते तो कभी कभी किसी प्रत्याशी के अंक व्यक्तिगत रूप से भारी पड़ते हैं। अच्छा, अब दर्शक ये भी कह सकते हैं हमारे आदरणीय मित्र की भाई फिर आप इंतजार कर लेते प्रत्याशी घोषित होने तक का, इतनी जल्दी क्या थी। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा संवैधानिक कारण है। किशोर भाई, आप सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि 17 अप्रैल शाम 5 बजे के बाद में भविष्यवाणियों पर आकलन, सर्वे और पोल्स पर रोक लग गई। बिल्कुल। तो 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक हमें तैयार करनी थी। उसके बाद तो 1 जून शाम 5 बजे तक कर ही नहीं सकते। और आप सोचिए 1 जून 5 बजे के बाद तैयार करते तो 10 दिन तो उसी में लग जाते, तब तक तो रिजल्ट आ जाता। तो जो उपलब्ध थे उनके आधार पर किया, तो उसमें होता इधर उधर, वो हम मानते हैं, लेकिन वो परिस्थिति जन्य त्रुटि है। प्रत्याशी नहीं घोषित तो हम अपने घर से कैसे करते, वो एक ऐसी परिस्थिति की व्यवस्था थी। और दूसरी बात देखिए, जहां तक अभी की बात है, एक बात जो सुनने में आ रही है कि 8 जून को मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं, शनिवार के। मैं बताने जा रहा हूं आदरणीय मित्रों आप सभी को और किशोर भाई आपको कि वो आपने मेरा वीडियो तो देख लिया होगा 3 जून वाला, कि आगामी सरकार को क्या क्या दुश्चिंताएं दुरूहताएं रहनी है। फिर जोर देकर कह रहा हूं, उसी का प्रतिशत बढ़ रहा है। 8 जून शनिवार को प्रेत युति है, और वो भी दोहरी। मूलांक 8, भाग्यांक 4 और शनि के साथ बैठा अंक 8 के साथ 2, 8 का अंक जो है 4 के साथ दोहरी प्रेत युति। बहुत बुरा समय रहेगा ये। इस दिन शपथ लेना मोदी जी के लिए बहुत बुरा रहेगा, इतना बुरा कि कार्यकाल तो पूरा होगा ही नहीं, लेकिन जो जितना चलेगा उसमें भी पग पग पर कांटे नहीं, टूटे हुए कांच के टुकड़े और तलवार की धार। बहुत बुरा। 8 को बुरा, 9 को क्या है, 9 और 5 अस्थिरता वाचक, 10 को 1 और 6 शुक्र खराब, मानसिक दुश्चिंताएं, नींद आराम हो जाना सरकार चलाने में। 11 को 2 और 5 स्त्रियों को खराब, साथी जो दल नेता छोड़ के भाग जाए, पार्टी में कोई विद्रोह हो जाए। तो 8 से लेकर 11 तक तो कोई है ही नहीं ढंग की तारीख की, तो पता नहीं कैसे चुन ली। अगर सुनने में जो आ रहा है तो 8 से, और निश्चित रूप से
11 से ऊपर नहीं जाएगी शपथ। ये तो तय। और कल होगी 7 को। तो या तो कल का 7 तारीख का दिन था या फिर 12 का था। मैं ये नहीं कहता कि मोदी जी के पास ज्योतिषियों की कमी है, लेकिन इस बार शायद उन्होंने ज्योतिष को छोड़ दिया, क्योंकि जैसे नीतीश बाबू ने कहा ना कल कि फटाफट शपथ लीजिए, अब वो ये हुआ होगा कि 6 और 7 में तो तैयारियां ही पूरी नहीं होंगी। जिन दूसरे देशों के नेताओं को भेजना है वो कहे कैसे आ पाएंगे, तो इतना लिया है, लेकिन हो ही वही जो राम रची रखा। राम रचिरा, बिल्कुल। तो यही तो भाग्य है ना मोदी जी के हाथ में। इस बार नहीं है मुहूर्त चुनना, मुहूर्त चुन कर वो करते तो भाई इतने दिनों में या तो बहुत ज्यादा तो सबका दबाव था, और खासकर अब नीतीश बाबू और चंद्र बाबू दोनों ही बाबू हैं, दोनों बाबू जब तैयार होके बैठे तो अब इनके दबाव से मुक्त तो रह नहीं सकते। मैं आपके प्रश्न के दूसरे हिस्से की तरफ आ रहा हूं। देखिए, 2-3 चीजें हैं। आज मैं अपना ज्योतिषी का भी रूप और राजनीतिक जी विश्लेषक का रूप भी साथ रखूंगा, तब मजा आएगा। देखिए, क्या होता है कि एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मित्रों को मालूम होगा कि 1999 से 2004 के बीच में एनडीए के संयोजक थे नीतीश बाबू, ये जी नवीन बाबू, चंद्र बाबू नायडू जी। संयोजक थे। मैं बात कर रहा हूं 25 साल 20 साल पहले की। वो चंद्र बाबू जब उम्र के 5वें दशक में ही घुसे थे, 50 के आसपास उनकी उम्र का वर्ष चल रहा था, और अटल जी जैसे लोगों के एनडीए के संयोजक शरद यादव के बाद। अब आप सोचिए कि इनका जो है ज्योतिषीय मामला वो है पितृद्रोह का, पितृदोष नहीं, द्रोह। जरूर। इसीलिए अपने, मैं निजी निंदा नहीं कर रहा, मैं ज्योतिषी विवेचना कर रहा हूं, लेकिन चर्चा तो करनी पड़ेगी। इसीलिए अपने ससुर को अपदस्थ करके सरकार में आए और पार्टी पर नियंत्रण किया, किया ना, ये तो सत्य है। अब बिल्कुल। इसमें कोई निंदा तो है नहीं, हम ज्योतिषी विश्लेषण कर रहे हैं। तो ये पितृद्रोह की युति है। उसके बाद स्त्रियों का खराब है, इनका अपनी सास जो लक्ष्मी जी हैं उनके साथ में पार्टी पर वर्चस्व को लेकर लंबा संघर्ष चला, लेकिन जीते ये, क्योंकि ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखते, हर पितृदोष का इलाज इनके पास में है। अभी पीछे कितना बुरा हारे, कितनी बुरी तरह हारे, लेकिन और जेल गए, जी जमानत नहीं मिली कई दिनों तक, तो जमानत बड़ी मुश्किल से मिली है। लेकिन ये पितृदोष का सबसे बड़ा इलाज फ्रेंच कट। अब क्या, यही पितृद्रोह। अब देखिए, मोदी जी से सीनियर है राजनीति में, जी बिल्कुल। राजनीति नहीं सत्ता में भी सीनियर हैं। तो अब सीनियर है, लेकिन अब सीनियर कौन है, जूनियर, यानी मोदी जूनियर होते हुए भी सीनियर इनके प्रधानमंत्री हैं। तो अब ये द्वंद्व चलेगा, और इस द्वंद्व के कारण ये एनडीए छोड़ेंगे, ये बहुत बड़ी मोदी बात वाला है। एनडीए छोड़ेंगे। हाँ, मोदी वाला एनडीए छोड़ेंगे। अगर भाजपा का नेतृत्व कोई और कर लेता है, पार्टी का नेतृत्व अमित शाह नड्डा यानी मोदी एंड कंपनी के अलावा कोई और करता है, प्रधानमंत्री कोई और बनता है, तो ये रहेंगे साथ में। लेकिन अमित शाह नड्डा और नरेंद्र मोदी, क्रम बनाइए, मेरिट ऑर्डर, मोदी शाह और नड्डा, इनके जो अंक है उसके साथ में ये जो इनका मैचिंग नहीं बैठता है। मैं आपको मित्रों समेत एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, और हिंदुस्तान में शायद इकलौता, शायद क्या मान के ही चलिए इकलौता ज्योतिषी हूं। कैसे, देखिए, हम लोग क्या है, 4 सितंबर 2014, 4 सितंबर 2014 में भाजपा के तब के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह के साथ मीटिंग थी, और 2 घंटे 17 मिनट वो चली मेरी। ठीक है, मेरे साथ 2 लोग और भी थे। एक मेरे पूजनीय बाबू साहब जो अब दुनिया में नहीं है, बहुत बड़े तांत्रिक हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, दीप बाबा, और एक और व्यक्ति था। उस दरमियान राजनाथ सिंह, अच्छा तब तक मोदी जी को गोवा में 8 जून को मुख्य प्रचारक तो घोषित कर ही दिया गया था। ध्यान दीजिएगा, वो 8 जून ही था, और उसके बाद कितने बड़े दंगे पंगे हुए भाजपा में। मोदी जी के गॉडफादर अडवाणी नाराज हो गए, इस्तीफा दे दिया पार्टी से, और आज तक वो मोदी से नाराज है। वही 8 जून ही था, जी बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, एग्जैक्ट यही 8 जून जिसकी हम बात कर रहे हैं, 10 साल पहले। तो जब हम 4 सितंबर को मिले तो मैंने उनसे कहा था कि देखिए, आप चाहते हैं कि अगर आपकी सरकार बने, एनडीए की बने, आप लोग सत्ता में आए, तो 2 दाढ़ी वालों पर ध्यान दीजिए। सही बात। बोले कौन से, मैंने कहा इस शब्द ही थे, 2 दाढ़ी वालों पर ध्यान दीजिए। मैंने कहा दोस्तों, मेरा ये दूसरा प्रश्न जो होगा कुमार जी के साथ वो ये होगा कि अब ये तो तय हो गया कि मोदी जी तीसरी बार बन रहे हैं, और जैसा हमने चर्चा की कि नीतीश जी और साथ ही साथ जो हमारे जो चंद्रकांत चंद्रबाबू नायडू जो हैं, उनके विषय में भी ये माना जा रहा है कि क्या वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग करेंगे,
क्या वो सीटों को लेकर कोई बात करेंगे, कोई बड़ा विभाग लेने की कोशिश करेंगे, जैसा कि अटकलें चल रही हैं? तो इस पे चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि ये 5 साल जो कमिंग तीसरा जो है मोदी जी का, कैसा रहने वाला है। क्या भारत वही उड़ान ले सकेगा जो चलता आ रहा है, या कुछ अलग नीतियां लाई जाएंगी, या शायद कुछ कंप्रोमाइज किया जाएगा, वगैरह वगैरह। तो इस पे भी हम विचार ले लेते हैं जी। किशोर भाई, चंद्र बाबू नायडू ने अटल जी के साथ काम किया है, जी। और वो भी एनडीए के संयोजक के रूप में, उस उम्र में 20 साल पहले। चंद्रबाबू नायडू को अच्छी तरह पता है कि मोदी उनसे जूनियर ही नहीं, कमतर भी है। तो ऐसे में, जैसे पहले मैंने बताया था कि जो पितृदोष है, उसमें ये होता है कि व्यक्ति फिर सहन नहीं करता है। मजबूरी होती है तो थोड़े समय सहन भले ही कर ले, जैसा कि अभी शुरुआत में है, लेकिन अधिक समय तक वे सहन नहीं कर पाएंगे। और उनकी जो बंदिशें हैं, दूसरे साधारण शब्दों में जो शर्तें हैं काम करने की, मंत्रालय मिलने के बाद भी जो काम करने की छूट होगी, मोदी जी वो छूट किसी को भी देने के आदी नहीं है, कभी उन्होंने किसी को दी नहीं है। मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हैं, प्रधानमंत्री रहते हैं, सरकारें चलाई है अपने आईएएस अफसरों के माध्यम से। मंत्री तो उनके यहाँ नाम मात्र के होते थे, और वो सब सहयोगी दलों को अब स्वीकार नहीं होगा। बिल्कुल। मोदी जी के पूर्ण बहुमत में वो धक्कम पहली में मजबूरी में झेल लेते थे, लेकिन अब नहीं झेलेंगे। और दूसरी बात यह कि टीडीपी ने और नीतीश कुमार ने, यानी कि चंद्रबाबू और नीतीश कुमार ने जो सहयोग देना स्वीकार किया है, ये पिछली बार की तरह शरणम गच्छामी होकर नहीं है। बिल्कुल 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 सही। उस समय वो शरणम गच्छामी थे, उनके साधारण मुहावरे में कहे तो मोदी की टांग के नीचे दबे हुए थे। बिल्कुल। इसीलिए नीतीश कुमार ने जब कहा कि हमें कैबिनेट मंत्री चाहिए और इन्होंने नहीं दिया, तो पड़े रहे मजबूरी में चुपचाप, कुछ नहीं कर पाए। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि ये दोनों, एक तो भारी भरकम मंत्रालय, बल्कि जहां तक मुझे खबर मिली है उसके हिसाब से इन दोनों में से एक दल ने तो 5 मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नेंस, जिसमें प्रधानमंत्री को छोड़ो तो रक्षा, विदेश, वित्त और गृह, इनमें से 2 मांग लिए। रेलवे बहुत महत्वपूर्ण है, आईटी मांग लिया है, सूचना और ये जो अपना होता है टेलीकॉम इंडस्ट्री, वो मांग लिया है। और पक्की बात है, देनी पड़ेगी, रेल देनी पड़ेगी, कृषि देनी पड़ेगी, वित्त में और कुछ नहीं तो राज्य मंत्री तो देना ही पड़ेगा इन दोनों में से किसी को। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, आंध्र प्रदेश पैसे से बहुत फंसा हुआ है। अभी परसों ही आंध्र प्रदेश की कोई राजधानी नहीं रही। अब जो 10 साल मिले थे ना, कॉमन राजधानी हैदराबाद की तो राजधानी रही नहीं। और चंद्रबाबू नायडू जो अमरावती बसाने की कोशिश की थी, हजारों करोड़ रुपए लगा दिए थे, वो जगनमोहन ने रोक दिए। वो सारा उजाड़ पड़ गया, वहां सारा पैसा बर्बाद हो गया। एकमात्र प्रदेश है जिसके पास राजधानी नहीं है, तो आंध्र प्रदेश को पैसा चाहिए। वित्त मंत्री उन्हें भी पता है उनका नहीं बनाया जाएगा, तो दबाव डालो तो कम से कम वित्त राज्य मंत्री मिले, तो पैसा तो मिले। दूसरा, बिहार की 10 वर्षों से 15 वर्षों से अटल जी के समय से मांग है कि भाई देखिए ऐसा है कि हमारे बिहार को विशेष राज्य दिया जाए, उसका दर्जा, वो अब तक मिला नहीं। अब वो पहली मांग, पहली फुर्सत में यही मांग करेंगे, विशेष राज्य का दर्जा। क्योंकि अगर कोई केंद्र सरकार किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देती है, तो फिर उसके लिए खर्च के हजारों करोड़ रुपए के अलग से प्रावधान होते हैं, वो एक तरह से वीआईपी राज्य हो जाता है। तो वो चाहेंगे। 2 बात। तीसरी बात यह है कि अच्छा, ये दोनों ही मोदी देना नहीं चाहते, देना पड़ेगा, ये सस्ता सौदा है साथ में टिकाए रखने का। तीसरी बात, अग्निवीर लागू नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि नीतीश तो जो है वे अग्निवीर के समर्थन में है ही नहीं, चंद्रबाबू है, तो नाराज तो एक को कर नहीं सकते दोनों में से किसी को। 4% मुसलमानों को आरक्षण ओबीसी में से चंद्रबाबू ने कहा हुआ है। नीतीश जो है उनके भी मन की बात है, प्रकट में नहीं तो वो मौन रहकर समर्थन करेंगे, जबकि मोदी सरकार अब ये नहीं कर पाएगी इसे। और भी बड़े महत्वपूर्ण कदम है जो मोदी सरकार की छाप हो सकते थे, विशेष रूप से सीए वगैरह, मथुरा और वाराणसी यानी काशी जो वो ये सब हो सकते थे, अब ये नहीं होंगे। अब नहीं होंगे, तो मथुरा काशी अब नहीं होंगे, अब नहीं होंगे। हाँ, और सीए अब नहीं होगा। मैं आपके साथ में आदरणीय मित्रों से ये दावे से कह रहा हूं कि जिस दिन मोदी सरकार निर्णय लेगी कि परसों सीए का बिल ला रहे, कल ही सरकार गिर जाएगी। बिल्कुल, मैं एग्री, ऐसा होगा। अब देखिए, हाँ अब देखिए, अभी हम इन 2 की बात करें, अभी चिराग बाबू की बात तो की नहीं। वो जलता हुआ चिराग किसका यहाँ रोशनी करेगा, किसके दामन में गिरकर किसके छप्पर में आग लगा देगा,
अभी, क्योंकि देखिए ये ध्यान रखना चाहिए, वो बोले चाहे मोदी के हनुमान कहें, लेकिन है तो रामविलास पासवान के ही वंशज। रामविलास बिल्कुल। पासवान जिस आदमी ने अपने पूरे करियर में सिवाय अपने लालच, स्वार्थ और लोभ के कुछ कभी नहीं देखा ही नहीं। कोई दलितों के भले की बात नहीं, उस आदमी ने दलितों के नाम पर दुकानदारी लगा रखी थी पूरे जिंदगी के करियर में, पूरे करियर में। तो है तो ये उन्हीं का ही ना, उन्हीं का वंशज है, तो ये अलग कैसे होगा? तो इसको जब मौका मिलेगा ये तोड़कर निकल जाएगा। इन